Hello, friends. A warm welcome for your new academic year, that is SYBCom. I, Menin D'Souza, welcomes you for this first economics lecture. Now, children, as we start upon this new year, first of all, I welcome each one of you for this lecture. जो लोग FYBCom पास होके आए उनको भी वेलकम, जो लोग KT लेके आए उनको भी और ज़्यादा वेलकम. Well, it's like whatever it is, we have a new year, children, to be accomplished, and we are going to achieve something in this year. Children, few months that we have been facing this problem of COVID-19. Most of you are under the lockdown, and we have experienced a hell new world of some uncertainties. अभी इसमें से थोड़ा बाहर निकलने की जब कोशिश चल रही है तो साइड बाय साइड एज ए स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है कि वी हैव टू स्टिक अप टू आवर स्टडीज़, क्योंकि चिल्ड्रन वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट वन वैल्यूएबल ईयर फ्रॉम आवर लाइव्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी SYBCom. सो वेदर देर आर प्रॉब्लम्स और नो प्रॉब्लम्स, देर आर फ्यू पीपल लाइक डॉक्टर्स, देर आर लॉयर्स एंड देन देर आर टीचर्स जो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कि ये सिचुएशंस को कैसे फेस करना है. तो वन अमंग देम चिल्ड्रन इज़ एजुकेशन. तो उसी कड़ी को पकड़ के हम लोग यहाँ पे एजुकेशन के ज़रिए अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हैंडल करना हम लोग को कौन सिखाता है? इट्स गोइंग टू बी एजुकेशन. सो आई, Menin D'Souza, welcomes you for our first economics lecture for our SYBCom. Now, as we start with our lecture, children, economics जो हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, 8th 9th, like 9th 10th में पढ़ाई था, then 11th 12th came. अच्छा, in 11th and 12th, children, if you just noticed, it was a lot altogether various topics that we have analyzed. FYJC में जो पढ़ा था उसका कुछ लिंक नहीं था 12th standard के साथ. 12th standard, totally some new concepts we studied, and now then we came up to a degree college. अभी डिग्री कॉलेजेस में चिल्ड्रन व्हेन वी रिफर टू अ FYBCom में बच्चे लोग हम लोगों ने कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में 11, सेकेंड सेमेस्टर में 9, ऐसे कुछ 20 लेसन्स पढ़े थे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मनन प्रकाशन के बुक के अंदर तो थे. अच्छा, मेनन सर ने भी पढ़ाए थे. अभी आपने कितना पढ़ा था नहीं पढ़ा था वो सब हम लोग नहीं पूछेंगे, बस वी जस्ट वांट टू सी दैट यू पीपल हैव रीच्ड योर SYBCom. FYBCom, children, it's entirely based on microeconomics. Now, talking about microeconomics, we have seen lots of topics related to demand, elasticity of demand, production theories, capital budgeting, the different types of markets that we analyze, like perfect competition था, monopoly होता है, monopolistic competition, oligopoly markets, and between all this, somewhere children, when we complete हमारा जो फर्स्ट सेम था, सेकेंड सेम था, उसको कंप्लीट करने के बाद में अभी हम लोग आके पहुंच गए अपने सेमेस्टर 3 की तरफ. सो चिल्ड्रन, दिस ईयर वी विल बी स्टार्टिंग विद सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, और ये 2 सेमेस्टर्स क्लियर होने के बाद में फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने TYBCom में, जो हमारा ग्रेजुएशन का ईयर होता है. चिल्ड्रन, अमंग ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी स्टडी, ये एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमेशा आपके साथ में रहेगा. जहाँ जहाँ पे आप पढ़ाई करोगे देयर विल बी वन सब्जेक्ट ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी स्टडी, चिल्ड्रन, दे कीप ऑन चेंजिंग. सम आर एप्लीकेबल टू अस, दे कीप ऑन चेंजिंग वंस यू चेंज योर स्टेट, योर कंट्री, और इट कुड बी योर लोकेलिटी ऑल्सो. When it comes to economics, children, one of the universal sciences which are followed and applied at each and every level in this entire world. Economic laws are not based to any particular country. They are universally applicable. Now, when we study economics, children, basically, we first of all try to understand what exactly is the meaning of economics, and then we move on to study about it. Whenever we say economic, children, the first word comes to our mind is something related to money. तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, वो हमने बचपन में सुना था. Now, what exactly is economics? So, children, in our lives, we basically face one situation.
It's like a situation in which it could be your birthday, your father just wishing you happy birthday, और 100 रुपये का नोट आपके हाथ पे रखा है, ये लेना बेटा, ऐश कर लेना। आपने नोट को घुमा के फिरा के देखा 100 रुपये ही था। भाई आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये 100 रुपीज़ में ऐश कैसे करते हैं। अच्छा चिल्ड्रन, कैन वी से कि लाइक पैसा कम है? नहीं, ये पैसा कम नहीं होता बच्चों लोग। थोड़ा सा अगर आप याद करोगे, जब आप स्कूल जाते थे, जब आप 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, और वहाँ पे आपको जब मम्मी 5 रुपये फिर 10 रुपये का पॉकेट मनी देती थी कॉलेज जाते स्कूल जाते वक्त, तो 5 रुपये भी बहुत लगता था हम लोगों को। और कभी गलती से कभी किसी दिन अगर 10 रुपये मिला, फिर तो पूछना ही मत, फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पूरे स्कूल में आप अकेले ही अमीर हो करके। तो एक सिचुएशन है जहाँ पे यू फील दैट 10 रुपीज़ आर मोर देन इनफ, और एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको लगता है कि 100 रुपीज़ आर वर्थ नथिंग। तो ओवर द ईयर्स चिल्ड्रन, व्हाट हैज चेंज? क्या बदल गया इतने सालों में? एक ही चीज़ बदली है, पैसे का वैल्यू वही का वही है, लेकिन आपकी ज़रूरतें बदल चुकी है। व्हेन यू आर वेरी स्मॉल यू हैड वेरी लिमिटेड वांट्स। क्या स्कूल जाते जाते गलती से स्कूल के बाहर एक आध समोसा या फिर वेफर्स का पैकेट लिया, काफ़ी था। अच्छा, नाउ यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, जैसे वो 100 रुपीज़ आपके पास आते हैं, एंड देन यू गॉट सो मेनी नीड्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपका बर्थडे है, बाकी लोगों को भी तो पता चले कि आपका बर्थडे, तो आपको एक नया ड्रेस परचेस करना है। अच्छा, दूसरा, अपने आजू बाजू में कुछ पनौती लोग होते हैं, इज्जत से उनको दोस्त बुलाना पड़ता है, ये लोग आपको हमेशा लूटने के लिए तैयार रहते हैं। नाउ फ्रेंड्स को पार्टी देना है आपको। अच्छा, तीसरा, यू फील दैट यू वांट टू गो फॉर अ मूवी। लॉकडाउन है तो फॉरगेट अबाउट मूवीज एंड ऑल, बट जस्ट इमेजिन। एंड थर्डली, यू ऑल्सो फील दैट यू वांट टू सेव सम मनी, माइट बी आपको कहीं पे ट्रैवल करना है फ्रेंड्स के साथ में बाद में, और आपको ये पैसा बचा। अभी यू नो चिल्ड्रन, हियर वी हैव द बेसिक प्रीमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या पता चला? 100 रुपीज़ और ये 4 ज़रूरतें जो आपको पूरी करनी है, और इसमें से 2 पॉइंट्स आते हैं बाहर। एक, वी गॉट लिमिटेड रिसोर्सेस एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। चिल्ड्रन, एज वी ग्रो अप हमारे वांट्स बढ़ते जाते हैं। जब हम लोग छोटे थे हमारे वांट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए हमारे वांट्स बढ़ते गए। व्हेन लाइक वी हैव गॉट अ स्मॉल चाइल्ड चिल्ड्रन, छोटा सा बच्चा, और उसके जो वांट्स होते हैं आपको पता है ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब 24 में से 18 घंटा तो सोते रहता है वो, तो he doesn't get much time to satisfy his wants and he doesn't know that he has wants, very limited wants. जैसे जैसे वो ग्रो करता है then he realizes कि उसके wants बढ़ते जा रहे हैं। कभी किसी दिन मिल्क, फिर कभी किसी दिन कोई चॉकलेट लेके आता है। अच्छा, चॉकलेट खाने के बाद में कभी किसी दिन कोई बड़ा चॉकलेट लेके आता है, फिर आपको लगता है कि अरे इतना बड़ा भी होता, आपने कभी देखा नहीं था। अच्छा, देन सडनली वन डे, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक आप जैसे जैसे बड़े होते गए आपने एक बात नोटिस की रहेगी, चॉकलेट का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता गया। फिर किसी से प्यार होने के बाद पता चलता है 180 वाला भी आता है करके, वो हमेशा दूसरों को लूटा हुआ चॉकलेट रहता है। अच्छा, आपके पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, आप उनसे खेलते रहते हो, लेकिन एक आध दिन ऐसे होता है कि बाजू वाला बच्चा एक आध नया टाइप का खिलौना लेके आ जाता है। अभी आप अपने खिलौनों को लात मारोगे, आपको लगता है कि वो मुझे चाहिए, आपके वांट्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। फिर एक आध दिन ऐसा आता है जब आपके पेरेंट्स से आपको बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, and when you see the entire world and different things around, and then you start feeling that I really want to have each and everything that exists here, जो दिखता है आपको चाहिए रहता है। आपके wants बच्चों अनलिमिटेड है। एक आध मेले में जाने के बाद आप एक आध जब चीज़ देखते हो, छोटे बच्चों का आदत होता है, कोई चीज़ दिखी पसंद आए तो शॉप के सामने मैग्नेट के जैसे खड़े रहने का। फिर पेरेंट्स आपको बोलते हैं चलो चुपचाप चलने का, कुछ नहीं मिलेगा इधर। फिर आपका एटीट्यूड भी अलग रहता है, आप बोलते कि अच्छा अभी थोड़ा रोना चालू करूँगा तो चुपचाप दे दोगे करके। फिर पेरेंट्स को कैसे भीड़ की वजह से देना पड़ता है, पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं अभी दे रहा हूँ, घर पे चल बाद में बताता हूँ तेरे को। लेकिन यू आर जस्ट गोइंग ऑन सेटिस्फाइंग योर वांट्स चिल्ड्रन। सो इससे क्या पता चला आपको? वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन आपके वांट्स को पूरा करने के लिए द रिसोर्सेज दैट वी हैव एट आवर डिस्पोजल चिल्ड्रन आर लिमिटेड। पैसा, अभी तो मैंने 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल दिया था, 100 रुपीज़ में चलो आपको पता कुछ भी नहीं होगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है चिल्ड्रन, दैट
is taught by economics. तो कभी आपने आपके इकोनॉमिक्स के सर से सुना रहेगा कि आपको जितना इकोनॉमिक्स नहीं आता उससे ज़्यादा तो आपकी मम्मी को आता रहेगा, क्योंकि वो डैडी का लिमिटेड पगार और उसमें फैमिली की अनलिमिटेड ज़रूरत है. And your mother, children, she very nicely manages these expenses of the family. Children, that is economics. So economics is basically nothing but household management. और ये जो प्रॉब्लम होता है, कौन सा प्रॉब्लम? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट. इट्स नॉट ओनली फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, फिर अपने फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड चिल्ड्रन विल फेस दिस प्रॉब्लम. नाउ दैट वाज द बेसिक मीनिंग. सो कभी किसी ने आपको पूछा कि लाइक इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो आप ये आंसर दे सकते हो, चलो इट्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इट टीचेस अस हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ कमिंग टू आवर SYBCom. SYBCom का इकोनॉमिक चिल्ड्रन इज एंटायरली बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमको पहले बताया गया था बच्चों कि इकोनॉमिक्स के दो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. One is known as microeconomics, another one is known as macroeconomics. So microeconomics children, it studies individuals. जैसे एक इंडिविजुअल का डिमांड कितना है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है, या फिर हाउ द प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज आर फिक्स्ड. जब आप जॉब पे जाते हो तो आपके वेजेस को कैसे फिक्स किया जाता है, लैंड है तो उसका रेंट कैसे फिक्स करते हैं, पब्लिक को वेलफेयर कैसे, बट इट्स ऑल एट अ इंडिविजुअल लेवल. Children, when we travel from micro to macroeconomics, then we suddenly realize कि macroeconomics studies aggregates. Aggregates का मतलब होता है the entire economy. जैसे अगर माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, तो इन मैक्रो चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग अबाउट द एंटायर all the consumers in the country. That goes towards what's known as aggregate demand. अगर माइक्रो में हम लोग एक कमोडिटी का प्राइस कैसे फिक्स होता है वो पढ़ते हैं, तो मैक्रो चिल्ड्रन वी ट्राई टू स्टडी द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. So it's not a study of individual units, it's a study of totality or aggregates or the overall study. So it's like, observing the economy through a microscope or observing the economy as a whole. That's a difference. माइक्रो और मैक्रो में एक डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो होता है डायग्राम्स का. लास्ट ईयर चिल्ड्रन FYBCom में साल भर में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, क्या ड्राइंग कर रहे थे वो आपको समझा नहीं रहेगा. हर बार सर ने आपको परेशान किया रहेगा कि ये डायग्राम बनाओ, वो डायग्राम बनाओ, स्केल लेके आने का, पेंसिल दूसरे का नहीं लेने का, नहीं लाया घर पे जाना. अच्छा, नाउ कमिंग टू आवर SYBCom चिल्ड्रन, डायग्राम्स का कंटेंट थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो टुडे चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आई विल जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग साल भर में, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के साथ. तो कोरोना रहेगा जाएगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन हम लोग को प्रिपेयर करके रहना है, क्योंकि हम लोग हमारे लाइफ का ये जो एक वैल्यूएबल ईयर है उसको हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, could you just have a look at the contents that we people are going to study here, and the contents are in front of you. Children, last year साल भर में मिला के हमने 20 चैप्टर्स पढ़े थे. SYBCom में फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़ना है कुछ 17 चैप्टर्स. ऐसा मत समझो कि मैं आपको डरा रहा हूँ, क्योंकि सही में मैं आपको डरा रहा हूँ, क्योंकि 17 चैप्टर्स और आपको पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है. और ये 17 चैप्टर चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू स्टडी देम थ्रू आउट द ईयर. ये साल भर का लॉट नहीं है, ये सिर्फ दिवाली के पहले का इंस्टॉलमेंट है. दिवाली के बाद आपको फिर से कुछ नहीं तो 21 चैप्टर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए. तो साल भर में मिला के कुछ नहीं तो 37-38 चैप्टर्स होते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि SYBCom में हम लोग स्टडीज़ के बारे में कितना सीरियस होते हैं आपको भी पता है, और उसमें 17 चैप्टर्स मतलब कुछ लोगों को तो इसका नाम याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा. हाँ, बस एक फ़ायदा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एनालाइज करोगे, आपको थोड़ा आइडियाज़ रहेगा, तो आप आंसर्स ज़रूर लिख पाओगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो हियर वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी गो अराउंड हियर, एंड द फर्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन. इसके ऊपर बेस्ड रहेगा ये चैप्टर, इंट्रोडक्शन. सो द फर्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन वी हैव, एंड दैट्स
introduction to macroeconomics. Now basically I tell children that first chapter is not required to be studied separately, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आगे के सब चैप्टर्स को शॉर्ट में डिस्कस करता है. तो जब आप आगे का चारों चैप्टर्स, मतलब जितने भी चैप्टर्स है, चारों मॉड्यूल्स डिटेल में पढ़ोगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 एंटायरली क्लियर होगा. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग, उसका फंक्शंस पढ़ेंगे और उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Now when we talk about income, children, remember हम लोग individual income की बात नहीं कर रहे हैं. We will be only talking about national income. Income, children, it's not a static concept. It's not a stable thing. It's a flow concept. When you, मतलब आपको क्लासेस में कुछ फीस पे करना है, आपने क्लासेस में फीस पे किया, आपके हाथ से पैसा क्लासेस में गया. अच्छा, मेरा कुछ पेमेंट पेंडिंग था, सर ने वही पैसा उठाया मेरे हाथ में दे दिया. अच्छा, मैं घर पे जा रहा था, मुझे घर के लिए कुछ ग्रोसरीज खरीदने थे, आई पेड द सेम अमाउंट टू दैट ग्रोसरी वाला. नाउ डिड यू जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग चिल्ड्रन, मनी कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर एजेंट हियर, एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन द सेम मनी कुड रीच यू ऑल्सो. तो ये जो पैसा फ्लो होते रहता है बच्चों लोग, इट फ्लोज इन अ सर्कुलर वे, इट्स कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो पैसा हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ कैसे जाता है, फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ रिटर्न कैसे आता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन हार्डली दिस चैप्टर हैज गॉट 4 शॉर्ट नोट्स, 4 डायग्राम. एक डायग्राम पढ़ोगे तो आगे के तो ऐसे ही क्लियर होते हैं. देन चैप्टर नंबर 3 चिल्ड्रन, इट्स मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम चैप्टर चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैड स्टडीड इन आवर 12th स्टैंडर्ड. GDP, GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, देन वी ऑल्सो कम अक्रॉस NDP, NNP, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. नेशनल इनकम होता क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं. जब आपको बताया जाता है कि लाइक हाँ इंडिया का GDP बढ़ गया है, इंडिया का GDP कोविड के टाइम पे कम हो गया है, तो ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं. ग्रीन GDP का एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज होते हैं. सो चिल्ड्रन, एक बात तो आपको पता चलेगी यहाँ पे कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर योर लाइफ, वी कैन से. अच्छा, देन वी कम टुवर्ड्स आवर चैप्टर नंबर 4, ट्रेड साइकिल्स. ये 2-3 महीने के टाइम पे जब ऑल द बिजनेसेस हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल चिल्ड्रन, जहाँ पे सब कुछ बंद है, नो शॉप्स आर वर्किंग. अच्छा, और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी सी दैट देयर इज नो प्रोडक्शन. इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर आर नो जॉब्स, पीपल आर सिटिंग एट होम. If there are no jobs, people are not going to get any money. If they don't get any money, they won't be able to spend the money. And if they don't spend the money, again, there will be no demand in the market. And if there is no demand, children, then there is no production. और फिर हमने सुना था कि ये कोविड चला जाने के बाद हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में रिसेशन आएगा. And already we see things, children, people are dying of hunger. There is no productive activities. तो ट्रेड साइकिल्स कैसे होते हैं, 1929-1930 से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला, और तब से लेकर आज तक कोई भी बिजनेस बच्चों लोग कभी स्टेबल नहीं होगा. बिजनेसेस ऑलवेज एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स. तो बिजनेसेस अप्स और डाउन्स किस तरीके से फेस करते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, एक फेज में से दूसरे फेज में ट्रांजिशन कैसे होता है. जैसे कि इफ देयर इज अ रिसेशन, तो कंट्रीज एंड द business houses together they try to recover from that recession. और रिकवरी के बाद फिर से आता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी के बाद आता है रिसेशन. रिसेशन ज़्यादा देर तक रुका तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन. तो दिस इज द टॉपिक चिल्ड्रन, विल बी एंजॉइंग दैट टॉपिक एज सच. एंड देन देयर इज अ चैप्टर जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, दैट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट. से जीन बैप्टिस्ट से करके एक इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था चिल्ड्रन, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. चिल्ड्रन, व्हेनेवर वी प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स, जब हम लोग कुछ प्रोडक्शन करते हैं, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको कोई खरीदेगा क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स बोलता है कि सप्लाई करो, डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. जब आप सप्लाई करोगे तो आप लोगों को जॉब पे रखोगे, जॉब पे रखा है तो उनको पेमेंट दोगे. तो यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आपने लोगों को पैसा दिया, तो वही पैसा मार्केट से उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो सप्लाई है
तो डिमांड भी होगा. You don't need to worry about it. Now this entire module children, that's related to introduction. The second module children, you can see the names of the topics here. 12th में हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था. We also studied about individual supply. अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं तो we come across एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. और जब देश में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है तो वी कॉल दैट कॉन्सेप्ट एज अ इफेक्टिव डिमांड. नाउ कमिंग टुवर्ड्स इफेक्टिव डिमांड, देन वी आल्सो हैव वन मोर टॉपिक चिल्ड्रन, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन. लोगों को जो इनकम मिलता है उसको हम लोग जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कुछ पैसा हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं और वो पैसा जो हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं उसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं. सो वॉट एवर मनी चिल्ड्रन जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे उसको कंजम्पशन बोला जाता है. सो विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट. देन देयर इज अ टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर डिटरमाइंड, एंड देन चिल्ड्रन वी हैव द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर. मनी चिल्ड्रन इज स्पेंट एंड मनी इज रीस्पेंट. जब आप पैसा खर्च करोगे कोई और कमाएगा, किसी और ने खर्च किया कोई तीसरा कमाएगा, और ये पैसा मल्टीप्लाई होते जाता है. आपने 10,000 का फीस भरा, मुझे 10,000 का सैलरी मिला, मैंने 10,000 का शॉपिंग किया, तो यहाँ पे टोटल तो बचलो 30,000 हो गया. नाउ इट मीन्स ओरिजिनल 10,000 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर 3 times. इन अ सिमिलर वे जब गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया तो देश में बच्चों लोग वो 1 लाख करोड़ मल्टीप्लाई होता है. उसका हो सकता है 2 लाख करोड़ बन जाए, 3 लाख करोड़ बन जाए. दैट्स अ थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर. एंड देन चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम द सेकेंड मॉड्यूल इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट चिल्ड्रन वी नो कि ये बैंक से रिलेट करता है. बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट देना है. अभी इंटरेस्ट वो लोग बोलेंगे आपको कि हाँ हाउसिंग लोन लिया है 9% इंटरेस्ट देना है. द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कैसे होता है. तो किसी भी चीज़ का, जैसे कि किसी कमोडिटी का प्राइस होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्राइस. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन पैसा बोरो करने का जो प्राइस होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं. तो जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस इज डिटरमाइंड बाय उसका डिमांड एंड सप्लाई, वैसे ही इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी. सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट कैसे फिक्स किया जाता है. इसमें एक थ्योरी आता है दैट इज केन्शियन थ्योरी. रेट्स बढ़ते कैसे, रेट्स कम कैसे होते हैं. आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएगा तो रेट्स कैसे कम हो सकते हैं, या फिर मार्केट में पैसे का डिमांड अगर बढ़ गया तो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ते हैं. आरबीआई ने मनी सप्लाई को चेंज करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन ऑल्सो चेंज. नाउ मॉड्यूल 3 चिल्ड्रन, इट हैज गॉट ओनली 2 टॉपिक्स. इट्स बेस्ड ऑन सम डेवलपमेंट एंड मैन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो एक टॉपिक है तो थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग होता है. इट्स ISLM मॉडल. ISLM children, you know there are 2 types of markets that we have, money market and goods market. So money market children जहाँ पे supply of money and demand for money, a goods market demand for goods and supply of goods, ये सब जब equal होते हैं तो उसमें से कुछ curves derive किए जाते हैं, उनको बोला था ISLM model. And then children Phillips curve, unemployment and stagflation, ये है हमारा next topic. Children वी ऑलवेज थिंक, आपने हमेशा एक प्रॉब्लम देखा है, महंगाई आ रही है, महंगाई आ रही है, और फिर हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते हैं, गवर्नमेंट महंगाई कम नहीं कर रहा है. लेकिन आपको एक बात पता नहीं होगी, महंगाई लाने वाला गवर्नमेंट नहीं होता, हम लोग होते हैं. और आपने एक बात और नोटिस की है कि आप कितना भी रोना, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, गवर्नमेंट आपके रोने की तरफ इतना भी ध्यान नहीं देता है. और उसके पीछे बच्चों इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर सीरियसली लेके महंगाई को कम कर दिया तो 6 महीने के बाद आप एक दूसरा रोना चालू करोगे, और वो क्या होगा कि जॉब नहीं है मेरे पास. चिल्ड्रन इफ द प्राइसेस दे फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम, आपने एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ में प्रोड्यूस किया, 150 रुपये में बेचते हो. अभी गवर्नमेंट अगर प्राइस कम करेगी और बोलेगी कि 50 रुपये में बेचना, आप प्रोडक्शन करोगे क्या, नहीं, तो प्रोडक्शन बंद होगा. अगर प्रोडक्शन बंद करोगे तो लोगों को जॉब पे से निकालना पड़ेगा. अगर आप लोगों को जॉब पे से निकालोगे तो वही अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम. सी चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतना भी बुरा नहीं होता है. इन्फ्लेशन चिल्ड्रन इट कम्स एट अ पॉइंट जहाँ पे देश में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है,
जब लोगों को बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ये बहुत सारा पैसा लोग मार्केट में जाके खर्च करते रहते हैं, डिमांड बढ़ता है और इवेंचुअली चिल्ड्रन प्राइसेस दे राइज. सो यू एंड मी who spend the money in the market are equally responsible for inflation and it's not the government. Government responsible हो सकता है कब? जब वो लोग टैक्सेस लगाते हैं. रिसेंटली आपने देखा रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस मतलब सीधा इतने गिर गए थे कि गवर्नमेंट को लगा कि चलो लोगों के पास तो पैसा है, वो लोग दे सकते हैं, तो पेट्रोल का प्राइस कम काय के लिए करने का, तो उन्होंने 10 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगाया और प्राइसेस को वापस से वैसे रखा 71 रुपीज़ पे और लाइक 75-76 रुपीज़ पे. हाँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकता है. तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनके बीच में हमेशा उल्टा रिलेशनशिप आता है कि अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो बेरोजगारी कम होती है, महंगाई को कम करोगे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. Now children, that's the point what actually studies here is called as a Phillips curve. So next time जब आप डिमांड करोगे कि महंगाई को कम करो, आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ये बता रहे हो कि मेरे को नौकरी से निकाल दो करके. So think twice before you demand that with the government. And even if you demand, the government is not going to take it very seriously. Children, the last module of our syllabus, it's related with money, prices and inflation. तो लास्ट में एंडिंग में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो देयर आर 2 टॉपिक्स टोटली डेडिकेटेड टू द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन. तो हम लोग पढ़ेंगे महंगाई होती क्या है, कैसे आती है महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है. अच्छा, कॉजेज देखेंगे महंगाई के पीछे, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और आरबीआई और गवर्नमेंट मिला के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एंड थ्रू फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ये महंगाई को कम कैसे करता है, ये हम लोग ये 2 टॉपिक्स में पढ़ेंगे. देन चिल्ड्रन, वन टॉपिक रिलेटेड विथ मनी सप्लाई, इट्स टोटली रिलेटेड विथ आरबीआई. आरबीआई मनी सप्लाई कैसे करता है, व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई की इस टॉपिक में विल बी स्टडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. कभी कभी आपको भी लगता रहेगा कि सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है. गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस तो होता है ना, कलर भी होता है, मशीन्स भी होते हैं, छापना चालू करो, हाँ कम से कम 2 महीने के लिए लोगों को बांट सकते हो. हाँ चिल्ड्रन, दैट कुड बी अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन. पैसा चाहिए मतलब पैसा प्रिंट करना नहीं होता है. सो पैसे का प्रिंट करना, कितना क्वांटिटी सप्लाई किया जाता है, ये आपको इस टॉपिक में पता चलेगा. जैसे सप्लाई ऑफ मनी के बाद देन वी हैव अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द डिमांड फॉर मनी. एंड डिमांड फॉर मनी चिल्ड्रन, money supply comes from RBI. Demand for money comes from people. So why do people demand money? What are the different determinants of the demand for money? Children, generally when people demand money, it's either due to transaction motive, people keep money for precaution, or people use money for speculative purpose. Speculation could be like, investing in the stock market, making profits out of it. Achha, why do people demand money? Because they want to spend it on daily expenses for transactions. This is one topic, children. That's money and prices. Okay, that's a related topic. अभी सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि सर 17 के 17 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे क्या हम लोगों को, वो हम लोग एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे. अभी 17 चैप्टर्स हैं तो 17 के 17 चैप्टर्स आपको सिखाने का जिम्मेदारी मेरा होगा. जब भी आपको कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, ये 17 चैप्टर्स में से आपको पता है एग्जाम में चलो सिर्फ 12 क्वेश्चंस आएंगे और 12 में से आपको अटेम्प्ट करने सिर्फ 8 क्वेश्चंस. इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ 8 ही चैप्टर्स काम के हैं. तो बचे हुए जो 9 चैप्टर्स रहेंगे वो तो कुछ काम के नहीं. अभी वो कौन से काम के नहीं है वो हमको अभी पता नहीं है. सो मेरी तरफ से मैं आपको सब चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, कुछ नॉलेज गेन करते रहेंगे हम लोग. एट द सेम टाइम एग्ज़ाम का भी थोड़ा प्रिपरेशन रहेगा. सो जैसे हम लोग ये कोविड या फिर कोरोना से बाहर आ जाते हैं तो आई थिंक थोड़ा कुछ एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करके हम लोग अपना ईयर बचा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन. सो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक्स, और ये हम लोग टाइम यूटिलाइज करने के लिए ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे. जैसे हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो ये सब चीज़ों का रिविजन करके फिर आगे के टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. बाय एवरीवन. Be safe, stay at home. Thank you.